Hello friends, welcome on this video. Today we will learn second chapter Lost Spring, first story, part 1 Sometimes I find a rupee in the garbage. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन एकदम आसान भाषा में। अगर हम इसको पूरा समझेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर पूरा देखिएगा पूरा चैप्टर समझने के लिए। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वह हैं एनिस जंग, जिनका जन्म राउरकेला के अंदर हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जो बचपन जो था वह हैदराबाद में गुजारा और उनकी थोड़ी जो पढ़ाई हैदराबाद में करी और हाई स्टडी जो है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करी। उनके पेरेंट्स जो थे वो दोनों राइटर थे। उन्होंने भारत के अंदर एक राइटर में अपना करियर स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेजर न्यूज़पेपर जो इंडिया और अब्रोड यानी कि विदेश में भी जो छापा निकलता है उनका, वहाँ पर भी उन्होंने एडिटर और या फिर कहें तो कॉलमनिस्ट के रूप में कार्य किया। उनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे इसमें जो 2 स्टोरीज दी गई हैं जिसे हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है, हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे और सेकंड में हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये जो है पूरी तरह से ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार जो बच्चों की जो गरीबी है वो बच्चों का जीवन किस प्रकार से छीन लेती है। उन्हें उस अपने बचपन में वो काम करने पड़ते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। इसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये है हमारी पहली स्टोरी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने साहेब से पूछा। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। जो साहेब कौन है? वह है जिसे वह रोज़ उनके घर के पास यानी कि उनके पड़ोस में जो गार्बेज डम्प्स में से जो यानी कि कचरादान जो होता है वहाँ से गोल्ड लेते हुए, इसमें से कचरा बीनते हुए जो देखती है। यहाँ पर गोल्ड का तात्पर्य असली गोल्ड से नहीं होते हुए जो कचरा होता है वह कचरा बीनने वालों के लिए एक प्रकार का गोल्ड होता है। तो आप आसानी से समझ जाइएगा। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ साहेब का घर था, बिल्कुल हरे खेतों या कहें तो ग्रीन फील्ड्स के बीच में। वो उन्होंने घर छोड़ दिया था, यानी कि साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी उसे कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे तूफान आया करते थे जिससे उनके होम्स और फील्ड्स जो है वो बह जाते थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर वहाँ से छोड़ा। डेट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और वह उसके बाद वह बड़ी शहरों में जाकर गोल्ड इकट्ठा करते हैं। गोल्ड से तात्पर्य आप समझ चुके हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। फिर साहब कहता है कि जो लेखिका ने उनसे पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, तो उसका आंसर देते हुए कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास उसके अलावा कुछ करने को नहीं है। वो धीरे से इधर उधर देखते हुए कहता है गो टू स्कूल आई से ग्लैडली। उन्होंने तुरंत कहा तो स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और ये उन्होंने लेखिका ने ये भी सोचा कि मेरी जो ये एडवाइस है ये कितनी खोखली हो सकती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा स्कूल की फीस भरने के। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो फिर साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम आई आस्क हाफ जोकिंग। मजाक मजाक में लेखिका ने कहा अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने हंसते हुए कहा, धीरे से कहा कि हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी इज़ योर स्कूल रेडी। थोड़े दिन बाद उन्होंने उसको जो साहब को अपनी ओर भाग कर आते हुए देखा और उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट। और मैं शर्मिंदा थी कि मैंने उसके साथ ऐसा प्रोमिस किया था जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और उस लेखिका ने कहा कि लेकिन उनसे ऐसे प्रोमिसेस तो बहुत लोग करते होंगे, यानी कि उनकी जो दुनिया है उसमें ऐसे प्रोमिसेस तो उनसे बहुत सारे लोग करते होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उसे जानने के 1 महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा।
साहेब आलम ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बताया साहेब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो इसका अर्थ नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो साहेब आलम का अर्थ क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार के भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे इसका अर्थ पता होता था तो वह इसे सोचकर परेशान होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और वह इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। अगर वो जानता तो उसे खुद भी दुख होता कि मेरे नाम का अर्थ है कि पूरे संसार का भगवान, लेकिन वह किस हालत में था वो खुद ही जानता है और हम भी जान चुके हैं। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड, रोम्स यानी कि घूमना होता है स्ट्रीट्स के अंदर, स्ट्रीट यानी वो गलियों के अंदर उनके दोस्तों के साथ घूमते थे। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, एक आर्मी थी जो बेयर फुट बॉयज यानी कि जो नंगे पाँव घूमने वाले लड़के थे, क्योंकि वो कचरा बीनते थे। वह सुबह सुबह ज़्यादा आते थे बर्ड्स की तरह, और दोपहर के समय वो चले जाते थे। सुबह सुबह इसलिए आते थे क्योंकि उस समय कचरा ताज़ा ताज़ा रहता है, सब कचरा फेंकते हैं सुबह समय, तो उन्हें ज़्यादा गोल्ड मिल जाता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने के बाद मैं उन सबको जानने लगी। वाई aren't you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने आसानी से आंसर दिया कि मेरी मम्मी ने उसे शेल्फ के ऊपर से नहीं उतारे हैं, चप्पल्स शेल्फ के ऊपर से नहीं उतारे हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनादर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक ने कहा जिसने ऐसे चप्पल ऐसे जूते पहने हुए थे जो मैच नहीं हो रहे थे, उसने कहा कि अगर उसकी मम्मी उसे शेल्फ से उतार कर दे भी देगी तो भी वह उसे फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, फिर उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया तो उसने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और एक लड़का जिसने आज तक कभी जूतों की जोड़ी नहीं खरीदी वो कहता है आई वॉन्ट शूज, यानी कि मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, पूरी इंडिया के ट्रेवल करते हुए लेखिका ने देखा है कि बहुत से सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वह नंगे पाँव चलते हैं गाँवों की सड़कों में और सिटी में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये कोई पैसों की कमी नहीं है, लेखिका कहती है ये कोई पैसों की कमी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि नंगे पाँव चलना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और ये जो है ये केवल एक एक्सक्यूज यानी कि एक बहाना बन चुका है अपनी गरीबी को छुपाने का। परपेचुअल का अर्थ होता है सतत, यानी कि निरंतर, जो गरीबी हो सतत बनी हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी, मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, उन्हें एक स्टोरी याद आती है जिसे उन्हें एक आदमी ने कहा था जो उडुपी से था। उडुपी एक कर्नाटक की जगह है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक लड़का जो था वो स्कूल जाते समय एक मंदिर से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो वहाँ पर रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे जूतों की जोड़ी मिल जाए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in an air of desolation, वह 30 सालों बाद उस मंदिर पर और उस जगह पर वापस जाती है और देखती है कि वह मंदिर पूरी तरह से डिजोलेशन यानी कि पूरी तरह से सुनसान या कहें तो वीरान है। वह मंदिर आज बिल्कुल पूरी तरह से वीरान है। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स हैं रखी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जो लड़का था वह ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ आता है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने मोजे पहने हुए हैं और शूज़ भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वह हाँपता हुआ, पेंटिंग यानी होता है हाँफना, हाँपता हुआ आता है और अपना स्कूल बैग फेंक देता है ऑन अ फोल्डिंग बेड, यानी इस प्रकार का बिस्तर फोल्डिंग बेड जिसको हम घड़ी कर सकते हैं। लुकिंग एट द बॉय
आई रिमेंबर द प्रेयर अनादर बॉय हैड मेड टू द गोडेस। मुझे उस बच्चे को देखकर उस बच्चे की प्रार्थना या कहें तो प्रेयर याद आती है जो गोडेस से प्रेयर कर रहा था कि व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे जूते की जो जोड़ी यानी पेयर ऑफ शूज मिल जाएगी तो लेट मी नेवर लूज देम, उससे वो कभी मत लेना। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और गोडेस ने उसकी जो वो प्रेयर सुन ली है और जो प्रीस्ट का जो बेटा था उसके पास अब शूज आ चुके थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रेक पिकर्स यानी होता है कचरा बीनने वाला, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में जो रेक पिकर्स हैं वो अभी भी शूलेस हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मिल्स अवे फ्रॉम इट। अब मेरी जो पहचान थी बेयरफुट रेक पिकर्स के साथ वो मुझे ले गई सीमापुरी। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो दिल्ली से बाहरी इलाके में आती है और वहाँ पर बहुत सारे कहूँ तो रेक पिकर्स रहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सबके सब स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स यानी कहूँगा तो अतिक्रमणकारी, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 की वॉर के समय। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज। वह सीमापुरी जो है उस समय बिल्कुल सुनसान या कहें तो बिल्कुल खाली जगह हुआ करती थी। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, वहाँ के जो झोपड़ियाँ हैं कहें तो जो मड है उनका जो स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से है कि उसकी जो छतें हैं वो टिरपॉल की बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर ज़्यादा व्यवस्थाएं तो नहीं है क्योंकि वो एक मड है। वहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई निकासी नहीं है। लिव 10,000 रेक पिकर्स, वहाँ पर 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। लेकिन राशन कार्ड के कारण उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में या कहें तो वोटर लिस्ट में आ चुका है और अब उनको राशन कार्ड से उनको खाना या कहें तो राशन खरीदने में भी आसानी हो रही है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और जो फूड है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी के सर्वाइव करने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि आपने अपना जो वो इतना अच्छा जगह छोड़कर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पेट का जो दर्द होता है वह हमें यहाँ खींच लाया क्योंकि हमें यहाँ पर खाना मिल जाता है। गोल्ड जो उनको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है उस कारण उन्हें खाना मिल जाता है और गोल्ड का अर्थ हम सब जानते हैं। और जो यहाँ पर थेटर्ड साड़ी यानी कि जो फटी हुई साड़ी जो पहनी हुई लेडीज जो थी उन्होंने उनको जवाब दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, और जहाँ उन्हें खाना मिलता है वे वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं और वही उनका घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और माता पिता के सर्वाइवल के लिए या उनके खुद के सर्वाइवल के लिए उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और जो सीमापुरी के अंदर जो सर्वाइवल है वह है रैक पिकिंग यानी कि कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और कुछ सालों बाद सालों में यह एक कला बन चुकी है यानी कि कचरा बीनना एक कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो कचरा है उनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके डेली की जो ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, ये उनके लिए छत है चाहे वह छत लीक कर रही हो या फिर टपक रही हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया तो कभी 10 रुपये मिल जाते हैं। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो है उसमें चमक सी आ जाती है।
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. तो लेखिका कहती है कि जब आपको कचरे के ढेर में, हीप यानी होता है ढेर और गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज यानी कचरे का ढेर में अगर आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाएगा तो आपको और चीज़ें ढूंढने के लिए, आप उसमें और सिल्वर ढूंढने के लिए पूरा का पूरा सर्च कर बैठेंगे कचरे को. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स से कचरे का मतलब बहुत अलग है, क्योंकि बच्चों के मन में एक आशा होती है कचरे से, और पेरेंट्स का तो काम ही वही होता है वहाँ. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बड़ों के लिए तो वह सर्वाइवल है. One winter morning, I see साहेब standing by the fenced gate of the neighborhood club. और मैंने सर्दियों की सुबह साहेब को एक फेंस्ड जो गेट था वहाँ पर खड़े हुए देखा हमारे पड़ोस के क्लब में. Watching two young men dressed in white playing tennis. उसने दो लड़के को टेनिस खेलते हुए वो देख रहा था. I like the game. He hums. धीरे से वह बोला कि उसे यह गेम पसंद है. Content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around. और वह बाहर खड़ा होता है, बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता है. He admits the gatekeeper lets me use the swing. और जो गेट कीपर होता है वो मुझे अंदर जाने देता है और झूला झूलने देता है. साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहेब ने जो है टेनिस के शूज पहने हुए थे जो उसके पूरे शर्ट और शॉर्ट से बिल्कुल अलग लग रहे थे. Someone gave them to me. और he says in the manner of an explanation. और वह कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं. वह लेखिका को समझाने के लिए ऐसा कहता है. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. किसी अमीर लड़के ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि उसमें एक होल हो चुका था. डज नॉट बोदर हिम. लेकिन उसके लिए तो ये कोई परेशानी नहीं थी. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. उसके लिए जिसके पास बिल्कुल जूते है ही नहीं, जो बिल्कुल बेयरफुट यानी कि नंगे पाँव है, उसके लिए तो होल वाला जूता भी बहुत कुछ होगा. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो इतने इंटेंट के साथ या कहें तो बहुत ध्यान से देख रहा था, उसके लिए एक सपना ही हो सकता है क्योंकि वह उसे नहीं खेल पाएगा. दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. एक सुबह वो साहेब मिल्क बूथ की तरफ जाते दिखा जहाँ पर दूध मिलता है. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था या कहे तो स्टील का डिब्बा. I now work in a tea stall down the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. वह रोड की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है लेखिका को कि मैं 800 रुपये में चाय की दुकान पर काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे 800 रुपये के साथ साथ मुझे अपना खाना मिल जाता है. Does he like the job? I asked. मैंने उससे पूछा क्या वह जॉब को पसंद करता है. His face I see has lost the carefree look. लेकिन उसका जो चेहरा था वह साफ दर्शा रहा था कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग. जो स्टील का जो कैनिस्टर था वह उसके प्लास्टिक के बैग से बहुत भारी था जो वह कचरा बीनने के लिए उपयोग में लिया करता था. ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. वह उसे अपने कंधों के ऊपर उठाने में बहुत हल्का लगता था. द बैग वॉज हिज. क्योंकि वह बैग उसका खुद का था. द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. वो जो कनिस्टर था वह टी शॉप के मालिक से बिलोंग करता था. साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और जो साहेब जो था वह खुद का मास्टर नहीं था. तो आज हमने पहली स्टोरी को समझा. इसमें किस प्रकार से साहेब जिस प्रकार से स्कूल जाने के लिए उसकी मन में आस होती है लेकिन वह जा नहीं पाता है, और किस प्रकार से लेखिका उससे बात करती है, उसे स्कूल बनाने का दिलासा देती है. इस प्रकार का कई बच्चों के साथ हमारे देश में अभी भी हो रहा है क्योंकि पॉवर्टी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है. आज की वीडियो में हमने पहली स्टोरी को देखा. अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकंड स्टोरी को. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.